बाजार में गिरावट बढ़ी, निफ्टी 17,800 के नीचे फिसला, सेंसेक्स भी 350 पॉइंट गिरा। आईटी और बैंकिंग शेयर्स बना रहे सबसे ज्यादा दबाव, मिड कैप में भी प्रेशर। मिड कैप आईटी शेयर्स में सबसे ज्यादा कमजोरी, ब्लॉक डील के बाद कोफोर्स 6% उड़का, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, एल&टी माइंट्री भी 3 से 4% टूटे। अमेरिका में जल्द ब्याज दरें नीचे नहीं आने की आशंका से दबाव। अदानी ग्रुप के ज्यादातर शेयर्स में गिरावट, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांस, अदानी टोटल, अदानी पावर 5% के लोअर सर्किट्स में। एयर एंटरप्राइजेस, पोर्ट और विल्मर में भी बिकवाली। मूडीज ने ग्रुप की 4 कंपनियों का आउटलुक घटाया। खराब नतीजों के बाद बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 10% नीचे, तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 68% गिरा, मार्जिन भी हुए आधे। इधर इन्फोएज मुनाफे से घाटे में आई, शेयर 8% टूटा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का किया उद्घाटन। 5 दिनों तक चलने वाले इस शो में एयरबस, बोइंग, डसॉ सहित 800 से ज्यादा कंपनियां शामिल। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और बाजार की तस्वीर पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। 325 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स और मिड कैप में ज्यादा गिरावट है, 1% से ज्यादा कमजोरी है। बैंक निफ्टी 225 पॉइंट, आधा %, ये सारे हैं बड़े इंडाइसेस, लेकिन मिड कैप 1% से ज्यादा गिरा। लेकिन ब्रॉडर मार्केट मिड कैप में कमजोरी की वजह से बहुत बड़ी गिरावट दिख रही है। 1800 शेयर्स कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं और 950 मजबूती के साथ। तो ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप की वजह से कमजोरी है। निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास वीकनेस दिखा रहा है यहाँ पे। और 2 सबसे बड़े जो कमजोरी वाले सेक्टर्स हैं, आईटी और बैंक। बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं बड़े वाले, उसमें आप देखेंगे तो सारे के सारे शेयर्स वीकनेस के साथ कामकाज कर रहे हैं। 12 के 12 रेड में काम कर रहे हैं। निफ्टी के भी 50 में से 35 शेयर्स कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं। देखिए, केवल आईसीसी बैंक थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, ज़्यादातर स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिल रही है। तो आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव, जो हमारी मदद करेंगे आप लोगों के सवाल हल करने में। सर्वेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो बताइए कि अगर इस वक्त किसी को निफ्टी ट्रेड करना है तो क्या राय होगी आपकी? बहुत बहुत नमस्कार धीरज जी। देखिए, आप तो घूम फिर के भी आ गए, फिर भी निफ्टी तो कहीं जा नहीं रहा है। और खैर, हमने कहा थोड़ा बंबई वालों को तो भी दर्शन दीजिए, पूरा भारत भ्रमण करके आप आए हैं, बहुत बढ़िया। और आप घर जाके आए, हमारे घर जाके भी आए, सब खा पी के आए। अब मुझे भी लालचारी लगता है, मुझे भी जल्दी उधर जाना पड़ेगा। बिल्कुल। कहने का मकसद वही है, आप 2 हफ्ते घूम के आ गए, बाजार कहीं गया नहीं, वही रेंज है जो हमने लास्ट बात की थी। सुमित जी से भी वही बात कर रहे थे कि देखिए, ये 17,400, 17,500 नीचे में और 17,900, 18,000 के ऊपर में रेंज, आई थिंक मोटा मोटी उसी रेंज में फंसे हैं। तो निफ्टी के तो दायरे स्पष्ट है और क्लियर है। तो अब जिनको रेंज ट्रेडिंग करनी है वो रेंज के अपर एंड पे बेचेंगे, ये ओपिनियन है, लाजमी है। और आप नीचे की तरफ कहीं लेने की कोशिश करेंगे। बट जो क्लियर व्यू निकल के आया था गए हफ्तों में, और हमने जिसको डिस्कस भी किया, वो यही कि बैंक निफ्टी क्लियरली एक वीक सेटअप है और 41,800 और 42,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो वहां राय यही रही थी कि उछालों में बेचें, और उन स्तरों पे अगर आप बेचते हैं तो हर बार आपको 400-500 पॉइंट तो कमाने मिल ही रहा है। प्लस फाइनल टारगेट्स भी अगर हमारे आ गए 40,300, 40,000, 40,300 के आसपास, तो आई थिंक और भी डिसेंट पैसे बन जाएंगे। और अब तक निफ्टी क्या करता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी अपनी नीचे की रेंज होल्ड कर लेता है तो यस, व्हाई नॉट, फिर दोनों इंडाइसेस में एक बढ़िया खरीदने के मौके भी नीचे उभर सकते हैं। बट फिलहाल वो संकेत नहीं है, और फिलहाल मेरे हिसाब से दोनों इंडाइसेस में ओवरऑल नरमी है, वीकनेस है, और रुझान हल्का नीचे का ही है। रुझान हल्का नीचे का ही है, तो ये तस्वीर बन रही है। चलिए फिर दर्शकों के पास चलकर उनके सवाल लेते हैं। मोनू कुमार मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोनू, बताइए क्या सवाल है आपका? जी सर, मैंने वोल्टास का पुट ऑप्शन 820 ले रखा है 10 रुपए में सर। ओके सर्वेंद्र, 820 का पुट 10 रुपए में वोल्टास। जी देखिए, ऑप्शंस के साथ तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि टाइमिंग भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जहां तक मुझे अभी वोल्टास के जो सेटअप्स दिख रहे हैं, मेरा मानना ये है कि भाई अभी तो काफी डीप इन द मनी उन्होंने लिया है, और ये एक्सपायरी भी छोटी है। मुश्किल से 1 हफ्ता 3 दिन रह गए हैं हमारे पास। आई थिंक अगले महीने में अगर पोजीशंस लें तो बेटर होगा। फिलहाल तो यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा, अगर आप देखें तो वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आया था फ्राइडे को, तो फिलहाल उसी का एक छोटा करेक्शन कर रहा है। बट आई थिंक इसके शॉर्ट टर्म सेटअप्स पॉजिटिव लग रहे हैं, और जब तक 825, 830 के नीचे नहीं जाएगा तब तक रुझान नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन के लिए पॉजिटिव है।
तो इनका ऑप्शन का इन द मनी होना आज के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जब तक 825 के नीचे बंद नहीं आएगा तब तक नीचे की चाल नहीं आएगी, और जब तक नीचे की चाल नहीं आएगी तब तक इनके पैसे नहीं बनेंगे। तो मेरे हिसाब से कहीं निकलने की कोशिश करें, या तो एक टाइट स्टॉप लॉस लगाएं। टाइट स्टॉप लॉस लगाएं और निकलने की कोशिश करिए मोनू जी आप। अगला सवाल है अमित का, हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर, मेरे 500 शेयर है पीएनबी के 34.76 पैसे। क्या इसको होल्ड करना चाहिए? ट्रेडिंग के लिए लिया क्या आपने? जी सर, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पीएनबी में इनको फायदा तो हो रहा है, अभी रुकना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? नहीं देखिए, पैसा तो उनको बहुत आ रहा था ऑलमोस्ट। जो जब ये 34 रुपए का भाव बोल रहे थे, इन्होंने इस डिक्लाइन में तो लिया नहीं है, पहले वाले राइज में ही लिया हुआ है 35 रुपए के आसपास। तो ऑलमोस्ट डबल तक गए थे, 61-62 तक, ऑलमोस्ट 61 तक स्टॉक गया ही था। तो आई थिंक जब ट्रेडिंग के लिए लिया था, और ट्रेडिंग में अगर आपके इतने पैसे बन रहे हैं, ऑलमोस्ट पैसे डबल हो रहे हैं, तो ट्रेडिंग में और क्या लालच है, मेरे को बड़ा मुश्किल है कहना इनके लिए। बट ट्रेडिंग के लिए लिया था तो मैं क्लियर कट इनको बोलता हूँ, जो पैसे आ रहे हैं वो अभी भी ले लें, क्योंकि इनका होराइजन पूरा हो गया था। ऑलमोस्ट ट्रेडिंग में इनका पैसा डबल हो गया था, इन्वेस्टमेंट को तो छोड़ दीजिए। तो किसका इंतजार कर रहे हैं ये? इनको बेचना चाहिए। बेचिए और प्रॉफिट बुक करिए। रविंदर पाल सिंह सेठी जी ट्विटर पर सवाल भेजा, 2000 शेयर हैं सेल के, स्टील अथॉरिटी के, 126 रुपये 70 पैसे के, भयानक लॉस में है, क्या करें ये? देखिए, दायरा अगर इनका कुछ मालूम चले तो यहाँ पे थोड़ा बेटर दे पाऊंगा राय, क्योंकि मेटल्स ओवरऑल रुझान मेटल इंडेक्स में भी थोड़ा नरम है। तो अब यहाँ बेच के अगर नीचे में लेने की कोशिश करें, जो हमेशा मैं बोलता हूँ, ट्रेड विद इन अ ट्रेड। अगर आप ट्रेड के अंदर एक ट्रेड सरवेन, 1 साल के लिए होल्ड करें क्या? 1 साल हाँ, के तो मैं लिए वही बोल रहा हूँ, अगर इनके पास टाइम है और वो होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें। नहीं तो मेरे को लगता है कि एक बार बेचेंगे तो नीचे में मिलेगा, तकरीबन 75-76 रुपए तक भी इनको नीचे में मिल सकता है। तो अब यही डिपेंड करता है इनका टाइम फ्रेम क्या है। अगर लंबा टाइम फ्रेम है, 12-18 महीने प्लस का टाइम फ्रेम है, तो फिर बने रहे ट्रेड में। और अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो मेरे हिसाब से एक बार बेचें, नीचे में लेने के लिए मिलेगा। एवरेज नहीं करना चाहिए? नीरज जी, आपकी आवाज चली गई। मैं कह रहा हूँ एवरेज नहीं करना चाहिए। नहीं, पीसीआर से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपकी आवाज फेड हो जाती है मेरी बात करने के बाद, और मुझे पहला आपका सेंटेंस सुनाई नहीं पड़ता है। अभी मेरी आवाज आ रही है? सरवेंद्र को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, उनको डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करिए। तब तक इस बीच में एक नज़र मार्केट पे डालता हूँ। थोड़ा सा है, 78 पॉइंट के आसपास वीकनेस है निफ्टी में और कमज़ोरी दिख रही है। फ्यूचर्स में नज़र डालें, वहाँ क्या हो रहा है? सबसे ज़्यादा कमज़ोरी कहाँ देखने को मिल रही? बाल्कस्ट इंडस्ट्रीज़ 10%, इन्फोएज 9.5%, ल्यूपिन 6.5%, कोफोर्ज में तो खैर ब्लॉक है, और IDFC में वो डिविडेंड एडजस्टमेंट है, इसलिए वो वीकनेस यहाँ पे देखने को मिले। SBI 2.5% कमज़ोर है, आज 540 के आसपास ट्रेड करता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मजबूती कहाँ पे फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत है, ग्लेनमार्क फार्मा, नेल्को, मेट्रोपोलिस स्टॉक्स में 2 से 4% तक की कम मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये एक ट्रेंड यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। डिसमैन में 17% की तेज़ी है आज, ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ये देखना चाहिए। इंगरसोल रैंड 9% ऊपर है, 2156 रुपये पे। सरवेंद्र, वो क्वेरी कंप्लीट कर देते हैं। हमने कहा था क्या सेल में उनको एवरेज करना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेटल इंडेक्स में देखिए प्रेशर लग रहा है, और डॉलर भी चल रहा है, और ग्लोबल जो सबसे बड़ी थीम रही गए हफ्ते की, जिसपे हमने चर्चा आप भी बोल रहे थे लेकिन हम कर नहीं पाए, वो है यूएस बॉन्ड यील्ड। 3.30 3.40 वाली सीधा स्पाइक अप होके 3.70 3.75 हो गई है एक हफ्ते के अंदर। आई थिंक बॉन्ड मार्केट में भी बहुत कुछ हलचल बाकी है। यूएस बॉन्ड्स के यील्ड्स मुझे लगता है कि तकरीबन 5.25 तक जाएंगे, और मैं ये आज से नहीं 6-8 महीने से बोल रहा हूँ कि 5.25 तक ये बॉन्ड यील्ड जाएगी। तो अभी तो 3.75 पे पहुंची है, तो अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है और बहुत तकलीफ बाकी है। तो आई थिंक मेटल्स जो ग्लोबल प्ले है वहां प्रेशर रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो बेच दें, नीचे में इनको 75-76 पे लेने मिलेगा। अगर 12-18 महीने से प्लस का व्यू है और उतने मूवमेंट से इनको फर्क नहीं पड़ता, तो फिर इनकी कॉल है, फिर इसको होल्ड कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अवधराज भट्ट हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। अवधराज जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं ये कहना चाहता था कि मेरे पास पेटीएम मैंने 530 में लिए हुए हैं जी। 530 में मैंने पेटीएम लिए थे, और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको सेल करके और अदानी एंटर में शिफ्ट हो जाऊं। सरवेंद्र जी, पेटीएम इन्होंने लिए 530 में, और ये इस समय चल रहा है 672, इनको फायदा हो रहा है। अब ये चाहते हैं कि इसको बेच के ये
अदानी इंटरप्राइजेज लें, क्या राय होगी आपकी? नहीं, इनको लगता है लाइफ में रोलर कोस्टर और चैलेंजेस बहुत पसंद है, हाई रिस्क ट्रेडर लग रहे हैं जिस तरह के स्टॉक से निकाल रहे हैं। फिलहाल आई थिंक दूसरा जो स्टॉक ये लेना चाहते हैं उसमें तो बहुत न्यूज़ों में गर्मी है और चर्चाएं हैं, तो जब तक वो सब ठंडा नहीं हो जाता हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। तो मैं इनको स्टॉक लेने की तो राय ना दे सकता हूँ, ना अभी फिलहाल उस पर हमने कोई राय बनाई हुई है। बट पेटीएम में क्योंकि इनका एक विनिंग ट्रेड है, इवन तो स्टॉक काफी हाई बीटा है, विनिंग ट्रेड है, डेटा यहाँ पे कम है, बट शॉर्ट टर्म में जितना मुझे दिख रहा है आई थिंक मोमेंटम स्टॉक ने अच्छा पकड़ा है। ट्रेड में है तो बने रहे, मेरे हिसाब से 643 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और जब तक वो नहीं ट्रिगर होता तब तक ट्रेड में बने रहे। आई थिंक और थोड़े पैसे इनके इसी ट्रेड में बन सकते हैं, तो इधर उधर भागने की जरूरत क्या है। अवधराज जी, इसी में बने रहिए, और पैसे बन सकते हैं आपके अभी। हाँ, सर्वेंद्र जी कह रहे हैं कि पेटीएम में ही आप रुके रहिए, यहाँ पे और पैसे बन सकते हैं आपके। थैंक यू सर। जी, अच्छा, एक सवाल ट्विटर से लेते हैं यहाँ पे। जी। कई लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। ब्रिटानिया 4500 का पुट 50 रुपए में, फरवरी एक्सपायरी, बताइए। देखिए बात यही है कि अभी करंट सेटअप में जो पीछे किसका एक अच्छा गया हफ्ता गया, उसमें एक अच्छा इसने जो गए 2 हफ्तों में पीछे कुछ अच्छे पैटर्न्स बनाए हुए हैं, तो उनके ब्रेकआउट्स हो गए थे और स्टॉक अभी ऊपर के लेवल्स पे ही कंसोलिडेट हो रहा है। तो क्लियर का डायरेक्शनल मूव नहीं है, चाहे आप कॉल लें चाहे पुट। बट आप देखें तो लास्ट 6-7 दिन से साइडवेज है, तो आपके दोनों बाजू में आपकी थीटा डिके हो रही है, आपके पैसे जा रहे हैं। तो टाइमिंग बहुत जरूरी है ऑप्शंस में, और फिलहाल तो ये बुलिश ब्रेकआउट है, तो पुट के साइड में रहना मेरे हिसाब से अकलमंदी नहीं होगी। ब्रेकआउट्स ऊपर के हैं और एक्सपेक्टेशन यही है कि ये रेंज भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी, तो पुट में पैसे बनने की संभावनाएं कम है। 70% चांस की पुट इनको पैसा बना के नहीं दे पाएगा, 30% चांस है कि बन भी सकता है, बट मैं ऐसे चांस खेलता नहीं हूं, मैं तो बोलूंगा एग्जिट कर जाए। एग्जिट करें। अच्छा, एक सवाल और लेते हैं। उदयवीर जी हैं भरतपुर से हमारे साथ। उदयवीर जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। जी बताइए सवाल। मेरे पास TTML के सर 200 शेयर हैं 100 के भाव पे। ओके, टाटा तो सर टेली। मुझे अभी, हाँ, टाटा टेली कम्युनिकेशन। हाँ, ये इन्होंने कब लिया था नीरज जी, जरा इनको पूछिए कब लिया था उदयवीर जी? कब लिया था आपने? सर मैंने सितंबर में लिया था इस साल। सितंबर में, year। पिछले साल सितंबर में लिया था। जी सर। तो बहुत देखिए, एक बहुत बढ़िया केस स्टडी है सारे दर्शकों के लिए। जो चीज सर्किटों में जाती है, ये स्टॉक जब चलना शुरू किया, मोटा मोटी जब ये चलना शुरू किया, आई थिंक तकरीबन ₹2.90 से जब से इसने चलना शुरू किया है, ये ऑलमोस्ट 70-80% टाइम्स अपर सर्किट में ही रहा। थोड़े थोड़े बीच में करेक्शंस आए, मतलब साइडवेज गया, बट अपर सर्किट में ही रहा। तो इनको लालच लगता आ गई कि इन्होंने 70 रुपए में इसको लिया है, तो ये समझ लें कि 3 रुपए की चीज थी ये 2021 में, जो इन्होंने 70 रुपए में ली है। तो मेरे हिसाब से तो उछालों में निकले। इस तरह के स्टॉक्स ना मैं बहुत ज्यादा कवर नहीं करता, ना इन जैसे स्टॉक्स में मैं किसी को राय देता हूँ। जो सर्किट अप और सर्किट डाउन में जो स्टॉक्स चलते हैं ना, उनसे थोड़ा बचें। हर आदमी की कैपेसिटी नहीं है उनको ट्रेड्स करने की। मतलब अगर आप उस तरह के हाई रिस्क ट्रेडर हैं या आप उस तरह का ट्रेड्स ले सकते हैं, तब तो आप करें। बट आपको एक जगाने के लिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि 2021 में इसका भाव 3 रुपए था, जिसको आपने अभी 70 रुपए में लिया। क्यों? क्योंकि आपको लगा 300 रुपए से करेक्ट होते होते सर्किट डाउन में ये नीचे आया, तो आपको लालच आ गई। सो आई थिंक अभी भी मेरे हिसाब से ये मेरे कवरेज लिस्ट के बाहर का स्टॉक है, और कोशिश करें उछालों में यहाँ से निकले। इस तरह के स्टॉक्स को ना करें। जो स्टॉक, जैसे बहुत सारे स्टॉक होते हैं ना, ऐसी कहानियां हम लोग जानते भी हैं, सुनते भी हैं कि 2 रुपए वाले थे, वो 5000 गुना हो गए। ऐसे बहुत सारे बहुत पॉपुलर और बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं, लेकिन वो कभी सर्किट टू सर्किट ना चलते गिरते नहीं थे, वो धीरे धीरे चलते गिरते रहते थे। तो उनकी चाल और इनकी चाल में थोड़ा फ़र्क होता है, जो सर्वेंद्र कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। कोई उछाल मिले तो इसमें से निकल जाएं आप। अच्छा, एक सवाल है बजाज हिंदुस्तान शुगर का, आप ट्रैक करते हैं क्या बजाज हिंदुस्तान शुगर? जी सर बताएं। चीनी तो हम देखते हैं रेगुलरली। विनोद हेमनानी ने ले रखा है, वो उसमें 17 रुपए पे लिया था इन्होंने, क्या करना चाहिए इनको? देखिए इसी बहाने एक ब्रॉड डिस्क्लेमर भी दे दूं कि जो भी हम शोज करते हैं, जो हमें रेगुलरली सुनते हैं, समझ के चलें कि हमारी ओपिनियंस हैं यहाँ पे, और फाइनल ड्यू डिलिजेंस आपको करना है, अपने सलाहकार को आपको जान के इसको करना है। मैं जो ब्रॉड चीनी को जितना देखता हूँ, उसके हिसाब से पहला तो आपको रॉ शुगर जो ब्राजील की है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली बार लास्ट 2-2.5-3 साल में 20-21 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गई है, तो ऐसा लग रहा है कि वहां पे एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। तो उसका सेंटिमेंट वाइज इंडिया पे इफेक्ट आएगा। बहुत ज्यादा इंडिया के समीकरण चेंज नहीं होते उससे डिमांड सप्लाई के, बट सेंटिमेंट वाइज थोड़ा यहाँ पे चीनी के सेक्टर में एक बुलिशनेस रहेगी मेरे हिसाब से।
तो आई थिंक ट्रेड में है तो बने रहे, लेकिन चीनी के जो ट्रेड्स होते हैं ये आपको ट्रेडिंग स्टॉक्स तो है नहीं, आपको थोड़ी डिलीवरी पेशेंस 12-18 महीने का रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली थोड़े पैसे यहाँ बनेंगे। फिलहाल इनका भाव रेंज के अपर साइड का है, बट अगर इसको टाइम देंगे तो आई थिंक 25 से 26 रुपए के टारगेट्स यहाँ पे मुझे लगता है कि 12 से 18 महीने में आने चाहिए। ओके, अगला सवाल लेते हैं। डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं गुरुग्राम से। डॉक्टर साहब बताइए क्या सवाल है आपका। नीरज वाजपेयी जी और श्रीवास्तव जी, आप लोगों को बहुत 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 गुड मॉर्निंग एंड फेस्टिवल ग्रीटिंग्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वाजपेयी जी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैं आपका बिजनेस चैनल पे तो देखता हूं, आप इतने अच्छे से करते हैं, और आपकी जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं वो भी आप बहुत प्यारे ढंग से, बहुत सॉफ्टली और बहुत फर्मली करवाते हैं। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, इक्वली फैन ऑफ श्रीवास्तव जी। तो मेरा एक सवाल है कि I have 1000 shares of Tata Power at the rate of 225 and I have a long term view. मेरा long term view है, मतलब 4 साल 5 साल I have no issues with that. मुझे बस ये जानना है कि इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये जो हम सुन रहे हैं कि जो कन्वेंशनल एनर्जी है, रिन्यूएबल पावर है, इसमें ये ज्यादा जाने की कोशिश कर रही है, बट दिस सेगमेंट इज समथिंग जो कि हर 2 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है। अब हम खुशी नहीं मना सकते हैं कि हमारे पास लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिल गया है। 3 साल बाद पता चलेगा कि लिथियम बिकम्स आउटडेटेड एंड वी हैव टू गो फॉर समथिंग एल्स। तो इसको हम लोग कैसे, इस सेक्टर को हम लोग कैसे ट्रेड करें? मतलब आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मनी इज नॉट एन इशू। आप बोलेंगे तो मैं एवरेज भी कर सकता हूँ, बट एक्चुअली हाउ टू गो अबाउट दिस फील्ड? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सरवन जी पहले आप बताएं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। हमारे प्रशंसक हैं सब हमारे चैनल के, और हमारे तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यार के लिए। और यहाँ पे मैं इनको यही बोलूंगा कि पहले आप समझ लें कि कहाँ आप किस स्टॉक में आप गए हैं। 2008 के बाद 2020 तक ये स्टॉक चला ही नहीं, और 2008 का हाई इसका इतने सालों तक टिका रहा, और उस हाई को इसने निकाला जाके 2021 में। तो आई थिंक जब 13-14 साल के बाद रेंज ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट बड़ा डिसेंट है, और टाइम फ्रेम्स इनके पास जिस तरह के होराइजन्स हैं, तो उसमें डेफिनेटली ये स्टॉक एक अच्छी आउट परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक बना हुआ है, और आगे भी उस क्षमता को बनाए रखेगा। बट ये भी समझ के चलें कि भाई थोड़ा ये जो सेक्टर है, थोड़ा सिक्लिकल कमोडिटी बेस्ड सेक्टर है, तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव यहाँ आते रहेंगे। तो विद इन नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स के दायरे से उसको पहले देखूं स्टेप बाय स्टेप, तो मुझे लगता है कि ठीक है, यहाँ से इतना करेक्शन अब आ चुका है, तो वर्स्ट केस में मुझे लगता नहीं कि 170-180 के नीचे आइडियली जाना चाहिए, अनलेस अनटिल कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ जाए। तो आई थिंक अब 200 के आसपास चल रहा है, एक 10-12% का डाउनसाइड आपको लेके चलना ही पड़ता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में जब आप लंबे अवधि के लेके चलते हैं। बट मेरा मानना ये बहुत जरूर ये है कि ये जरूर अपने 200 जिसके जो इसने हाइज रखे थे, जो 298 के, तो मुझे लगता है 298 के हाइज ये निकालेगा 18 महीने के अंदर, और 300 प्लस के भी टारगेट्स बनाएगा। तो यहाँ से भी बहुत अच्छे पैसे 30-35% यहाँ से अपसाइड मेरे हिसाब से 12-18 महीने में यहाँ पे बाकी है। वर्स्ट केस मैंने बोला 170-180 के लेवल्स हैं, तो जो वहां पे उसके नीचे कहीं अगर इनको स्टॉप लॉस भी रखना है तो रखें 168 के आसपास, बट मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। जी डॉक्टर साहब, इसमें फंडामेंटल जो कहानी है, देखिए ये यूज़ केस में ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे चार्जिंग स्टेशन ये बड़े पैमाने पे लगा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग के लिए है, तो वो तो इनका एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, और धीरे धीरे ये रिन्यूएबल को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। तो बात जहाँ तक थी कि लिथियम बैटरी की या तमाम, तो इनकी जो सब दूसरी कंपनी है इसी ग्रुप की, टाटा केमिकल्स, वो एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो अलग है, सेपरेट है। टाटा पावर बेसिकली क्या कर रहा है कि वो बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस लगा रहा है जो ईवी प्ले इनका है, और दूसरा ये बहुत सारे रिन्यूएबल में जा रहे हैं, जैसे जो अलग अलग अल्टरनेट फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल यानी कोयले से अलग जो फ्यूल्स हैं उन पे ये जा रहे हैं। तो इनको आगे स्पेस काफ़ी बनता है, गुंजाइश दिख रही है। अगले 10, 12, 15 साल तक आप ये मान के चलिए डॉक्टर साहब कि ये जो एनर्जी मिक्स है ये एक साथ चलेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से कोई चीज़ रिडंडेंट हो जाए, उसमें सारी चीज़, गैस भी चलेगी, विंड पावर भी चलेगी, लिथियम बैटरी भी चलेगी, सारी चीज़ें साथ चलेंगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जब अपने आप को शेपअप करेगी कॉस्ट वाइज, तब शायद कोई एक चीज़ ले। तो चूंकि इन्वेस्टमेंट जो आप लोग करते हैं 5-10 साल के लिए, तो वहाँ तक मुझे इसमें कोई एज ऑन डेट बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। टाटा पावर बहुत ही साउंड कंपनी है, और जिस तरीके से अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं नए बिजनेसेस की तरफ, वो इनके फेवर में जाता है। तो इसलिए फंडामेंटली भी कोई दिक्कत नहीं है, और ग्रुप तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। तो टाटा पावर में वैसे ही कोई फंडामेंटल इश्यूज़ नहीं है, और एनर्जी का जो ट्रांजिशन है वो बहुत आराम से ये लोग कर पा रहे हैं। अच्छा सरवन जी, एक सवाल और है कृष्णा सिंह का। इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर लिए हैं 75, 112 के भाव पर, राय जानना चाहते हैं क्या करें लॉन्ग टर्म के लिए? कोई दिक्कत नहीं इनको।
जी, आई थिंक देखिए पूरा स्पेस पीएसयू बैंकिंग स्पेस और जो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स भी है हमारे बाजारों का, वो आई थिंक डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद जिस तरह का ब्रेकआउट्स अक्रॉस द बोर्ड आए हैं, ये अच्छा संकेत है लॉन्ग टर्म के लिए। अब वो अलग बात है कि सब में थोड़ा-थोड़ा करेक्शन अब चल रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा चले थे और इतना ज़्यादा कंसेंसस बाय हो गया था कि वीक हैंड्स को थोड़ा बहुत बाजार हमेशा शेक आउट करता है, तो वो प्रोसेस मेरे हिसाब से चालू है। बट उस प्रोसेस को भी अगर आप देखें तो आई थिंक 2-3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, करेक्शंस के मूड में स्टॉक्स रहे हैं। तो आई थिंक ग्रेजुअली अब आपको यहाँ पे ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड का भी रिवर्सल दिखने लगेगा ऊपर की तरफ, और डेफिनेटली ऊपर के टारगेट्स आएंगे। तो मेरे हिसाब से लंबी अवधि के हिसाब से मेरी राय यहाँ पे होल्ड की रहेगी। अच्छा, एक ब्रेक लूँ मैं, उससे पहले क्विकली एक जवाब दीजिए। रोहित का सवाल 2 हिस्सों में, एक का जवाब मैं दूंगा, एक का आप दीजिए। वो कह रहे हैं कि क्या एक्सपायरी से पहले निफ्टी 18,000 ब्रेक करेगा क्या? सर फिलहाल के सेटअप्स में तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी वही बोला 8-9 हफ्ता है, आप एक रेंज में फंसे हुए हैं, तो 18,000 के ऊपर तो आप गए नहीं है। तो अभी फिलहाल भी लगता है लास्ट 3-4 हफ्ते से जो आप नहीं जा पाए, तो मुश्किल लग रहा है मुझे। ओके, और इनका दूसरा हिस्सा है कि अडानी स्टॉक्स में अंबुजा सीमेंट और जो अडानी के उसमें क्या फंडामेंटल वैल्यू है, क्या ये सही समय खरीदने का? तो दोस्त, इसमें हम लोग अभी चूंकि बहुत न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है, रोज़ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसलिए राय देना बड़ा मुश्किल, बहुत कठिन काम है। कुछ भी हो सकता है इसमें, ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो ये कॉल लेना इस वक्त मुश्किल है। इसलिए हम लोग इस पर कोई फिलहाल राय नहीं दे रहे जब तक ये वॉलेटिलिटी पूरी स्थिर नहीं हो जाती। इसलिए हमने कहा दूसरे सवाल का जवाब एज ए चैनल हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। सरवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए, बहुत सारे सवाल लेने के लिए, जवाब देने के लिए। और इस वक्त निफ्टी 70 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी 175 पॉइंट नीचे है। थोड़ा सा करेक्शन सुधरा है, मतलब ऊपर की तरफ आया है, लेकिन मिड कैप अभी भी 1% नीचे, 300 पॉइंट से ज़्यादा कमजोरी के साथ। चलिए यहीं पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आएंगे तो होगा खिलाड़ी नंबर 1।